भारत के साथ साथ अब हमारा मित्र देश इजराइल भी अमेरिका के कारण क्यों परेशान हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कौन सा चूरन खिलाया है, यूरोपियन यूनियन में भारत को कौन सी सक्सेस मिलने वाली है और चाइना के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हुए भारत ने कौन सा स्टेप उठाया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, क्योंकि यूएनएससी में एक डिबेट के दौरान भारत ने एक इंपॉर्टेंट डिटेल दुनिया के बाकी देशों के साथ शेयर की है। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने फिलीपींस और ग्रीस के साथ मिलकर मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ सी फेयरर्स इस टॉपिक के ऊपर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। और यहाँ पर जो डिबेट हुई है उसमें भारत ने मांग रखी है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं, जो सी फेयरर्स हैं, क्रेडिबल थ्रेट्स के अगेंस्ट उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाकी देशों की नेवीज को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस पी हरीश सर ने बाकी कंट्रीज के सामने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के अचीवमेंट्स बताते हुए कहा कि पिछले 2 साल यानी कि नवंबर 2023 से अब तक इंडियन नेवी ने वेस्टर्न अरेबियन सी के अंदर 35 से भी ज्यादा नेवल वॉरशिप्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। पिछले 2 सालों के दौरान 376 मर्चेंट शिप्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए डेंजरस वाटर से सेफली एस्कॉर्ट किया है, जिनके ऊपर $6.3 बिलियन वर्थ का कार्गो लोड था। इसके साथ ही डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव करने पर इंडियन नेवी ने तुरंत ऑपरेशन लॉन्च किए हैं और 35 इंसिडेंट्स में रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए हैं। इनमें टोटल 520 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है, जो कि अलग अलग देश की नेशनैलिटी के थे। और भारत ने कहा है कि इस तरह के एफर्ट्स में बाकी देशों को भी सामने आना चाहिए और उनको भी अपनी नेवी को डिप्लॉय करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूरोपियन यूनियन को लेकर, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत टोटल 27 देश आते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो यूपीआई पेमेंट संभालती है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम टारगेट के साथ यूपीआई को इंटरकनेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। यूपीआई की तरह यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में टिप्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम चलता है। जैसे ही इंटरलिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भारत के लोग यूपीआई का इस्तेमाल करके यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में जाकर वहां पर किसी भी पर्सन को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि एनपीसीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्लोजली काम कर रहे हैं। इससे पहले यूपीआई पेमेंट्स इस समय दुनिया के 8 देशों में एक्सेप्टेबल है: फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, कतर, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। इस समय यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अकेला फ्रांस ही वो देश है जो यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ इंटरलिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भारत की यूपीआई पेमेंट्स 8+26 यानी कि दुनिया के 34 देशों के अंदर एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और अगर यूरोपियन यूनियन यूपीआई के अम्ब्रेला के अंदर आता है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड जीडीपी 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर्स की है। यूरोपियन यूनियन भारत के लिए ह्यूज मार्केट है और रिसेंटली देखा गया है कि भारत के कई सारे स्टूडेंट्स अमेरिका और कनाडा को छोड़कर अब यूरोपियन कंट्रीज और खासकर जर्मनी और फ्रांस के अंदर भी ज्यादा जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ ही इंटरलिंकिंग कर रही है। एनपीसीआई ने रिसेंटली जापान के सबसे बड़े कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क एनटीटी डेटा के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया था और बहुत ही जल्द सिस्टम्स में चेंजेस करने और इंटरलिंकिंग के बाद भारत के लोग जापान के अंदर भी इंडियन यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके वहां पर पेमेंट्स कर पाएंगे। इसी तरह से और कई सारी कंट्रीज के साथ यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर टॉक्स चल रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने चाइनीज नेशनल्स के लिए फॉरेन कंट्रीज में भी वहां पर वीजा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली भारत ने चाइना में अपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में चाइनीज नेशनल्स के लिए इंडियन वीजा सर्विसेज को रिज्यूम किया था। लेकिन दुनिया के बाकी सभी देशों में जो भारत के एम्बेसीज और वहां पर कॉन्सुलेट्स हैं, वहां पर चाइनीज लोग इंडियन वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। उनको अपने खुद के देश चाइना में जाकर ही वहां पर इंडियन वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब अगर कोई चाइनीज नेशनल किसी भी थर्ड कंट्री में है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूरोप या फिर श्रीलंका के अंदर है, तो वहां पर जो भारत के एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स होंगे वहां पर वो अप्लाई करके कोई भी चाइनीज नेशनल भारत का वीजा ले सकता है। उन्हें वापस से अपने देश चाइना जाने की जरूरत नहीं होगी। वैसे चाइना भरोसे के लायक तो नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपनी पोजीशन रीथिंक करके चाइना के साथ अपने टाइज को मजबूत और नॉर्मलाइज करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए भारत इस तरह के स्टेप्स ले रहा है ताकि पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो, क्योंकि सामने से चाइना की डिमांड आ रही है। हो सकता है कि आगे चलकर भारत और चाइना के बीच और भी पॉजिटिव न्यूज इसी तरह से लगातार आती रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के तेजस फाइटर जेट्स को लेकर। जब से दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने की न्यूज आई है, उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर तेजस फाइटर जेट के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही है। नो डाउट कि पाकिस्तान और चाइना इसके पीछे होंगे और भारत के तेजस फाइटर जेट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि अपने देश के लोग भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार बन रहे हैं और तेजस फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि तेजस फाइटर जेट की पहली फ्लाइट साल 2001 में कंडक्ट की गई थी। उसके बाद से आज तक केवल 2 ही तेजस फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, जो कि रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 20 सालों में यूएस F-16 के 650 से भी ज्यादा नॉन कॉम्बैट क्रैश हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि F-16 की सेल्स और रीसेल्स लगातार चलती जा रही हैं। इवन पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट ये भी 7 बार क्रैश हो चुका है। आई होप भारत के लोग निराश नहीं होंगे और तेजस फाइटर जेट के ऊपर अपना भरोसा आगे भी कायम रखेंगे और हमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट करना चाहिए ताकि इस क्रैश का एग्जैक्ट कारण पता चले। नेक्स्ट अपडेट भी फाइटर जेट से संबंधित है। आपको याद होगा रिसेंटली सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां पर मुलाकात की थी। उसी दौरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस दे दिया था और दूसरा तो सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की सेल का अप्रूवल भी दिया था। इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर एक अकेला इजरायली वो देश है जिसके पास F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। ऐसे में इस न्यूज के आने के बाद ये बोला जाने लगा कि इजराइल के पास जो बाकी मुस्लिम देशों के कंपैरिजन में एज और बढ़त है, सऊदी अरब के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स आ जाने के कारण इजराइल की बढ़त कम हो जाएगी। लेकिन अब इजराइल ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब को जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स सप्लाई किए जाएंगे उनमें और इजराइल के F-35 में जमीन आसमान का अंतर होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल ने इस डील से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड अमेरिका को आपत्ति जताकर अपनी रिजर्वेशन दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल से प्रॉमिस किया है कि वो सऊदी अरब को जो F-35 सेल करेंगे वो इजराइल वाले F-35 से कम एडवांस्ड होगा। उनको इस तरह से कस्टमाइज किया जाएगा कि रीजन में क्वालिटेटिव मिलिट्री एज हमेशा ही इजराइल के पास ही रहे। इसके लिए डिसाइड किया गया है कि कुछ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स जो इजराइल के F-35 के साथ इक्विप्ड हैं उनको सऊदी अरब वाले F-35 के अंदर इक्विप नहीं किया जाएगा। उसके बाद अमेरिका ने प्रॉमिस किया है कि क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एज भी इजराइल के पास ही रहे, यानी कि जो संख्या बल है वो भी हमेशा इजराइल के पक्ष में रहेगी। इस चीज के लिए अमेरिका ने इजराइल को प्रॉमिस किया है कि सऊदी अरब को मैक्सिमम F-35 की 2 स्क्वाड्रन से सेल की जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं, जबकि इजराइल के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। इजराइल के पास इस समय ऑलरेडी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की 2 स्क्वाड्रन फ्लीट में शामिल हैं एंड एक और इजराइल ने ऑर्डर कर दी है और फ्यूचर में इजराइल चाहे तो जितनी भी स्क्वाड्रन्स F-35 की अमेरिका से परचेज कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब को केवल 2 स्क्वाड्रन्स के ऊपर ही रुकना पड़ेगा। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी और जो उसके पास बाकी मुस्लिम कंट्रीज के मुकाबले एज है उसको मेंटेन करना चाहेगा, एडवांटेज अपनी साइड रखना चाहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इस समय इजराइल की भी बात नहीं सुनी जा रही है। पहले तो इजराइल को लगा था कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 सेल करने के लिए एक कंडीशन रखेगा कि पहले सऊदी अरब इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टार्ट कर ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरब के सामने इस तरह की कोई भी कंडीशन रखना तो दूर की बात है, उल्टा सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस ही दे दिया, जो कि इस समय इजराइल के पास है, और ऊपर से F-35 की सेल्स। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में सऊदी अरब के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स इजराइल के मुकाबले कम कैपेबल होंगे या डोनाल्ड ट्रंप इस समय इजराइल को बस चूरन बेच रहा है। जो भी है, इजराइल इस समय इस डील के लिए काफी कंसर्न लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की राजधानी दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल को लेकर, क्योंकि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन लेवल्स के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी जिसके रिजल्ट सामने आ गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अपनी रिपोर्ट में रिवील किया है कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के कारण दिल्ली के रेजिडेंट्स यानी दिल्ली में रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8.2 ईयर्स यानी कि तकरीबन 8 साल कम हो रही है। कहने का मतलब है कि अगर दिल्ली में फ्रेश एयर होती और पॉल्यूशन लेवल कम होता तो दिल्ली के रेजिडेंट्स और दिल्ली में रहने वाले लोग 8 साल ज्यादा जी पाते। लेकिन जिस लेवल का एयर पॉल्यूशन इस समय दिल्ली के अंदर चल रहा है उसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर, एलर्जीज ये सब कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये स्टडी साल 2023 से लेकर अभी तक के पॉल्यूशन लेवल के डेटा के ऊपर कंडक्ट की गई है। वैसे अगर आप में से कोई भी न्यू दिल्ली से इस वीडियो को देख रहा है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन का लेवल किस तरह का है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।